आज का थंबनेल देख के ही आपको समझ में आ गया इस वीडियो में कि हम बात करेंगे दो चीज़ों की। पहली चीज़ रहेगी कि बैंक में जो आपको पैसा रखा हुआ है वो बेसिकली आपको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं बैंक में रखे रखे आपको पैसे जो है वो कम हो रहा है, ना कि इंक्रीज होने की जगह कम हो रहा है। अब तो हम तो ये सोचते हैं कि बैंक में पैसे रखेंगे हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ब्याज दर मिलेगी, तो उसके हिसाब से उसको समझेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले ये साइट खोल लेता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट है, सबसे टॉप मोस्ट बैंक है इंडिया का गवर्नमेंट सेक्टर में। आप देख सकते हैं, हालांकि अभी कुछ कैपिटलाइजेशन में अपनी अप डाउन हुआ है, लेकिन एसबीआई नो डाउट सबसे बड़ा बैंक माना जाता है और है भी। अब इसकी इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट देख लेते हैं। सेविंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई 2015। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत लेमन टर्म है। अगर आपके भले ही 1 लाख रुपए से कम हो या 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो, इसमें दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, जो ये ब्याज दर देते हैं पैसे पे, मतलब जो आपका पैसा उस पर रखा है उस पर जो ब्याज दर देते हैं उसका वो एक ही चीज़ है, 2.70%। जो 1 लाख रुपये से कम है और 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो भी 2.70%। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अब 1 साल तक आपका पैसा बैंक में रखा हो 1 लाख रुपये, चाहे कम रखा हो चाहे ज़्यादा, लेकिन थोड़ा समझने के लिए कर लेते हैं ताकि ईजी रहे। 1 लाख रुपये अगर आपको रखा है तो आपको साल के एंड में 1 साल बाद मिलेंगे 2,700 रुपये। इसी के साथ एक खबर और है, ये देख लीजिए। ये है इंडिया टुडे ग्रुप की, ये न्यूज़ है बेसिकली, सभी न्यूज़पेपर आई थी, लेकिन ये मैं इंडियन जो टुडे पे जो न्यूज़पेपर में आया था उसको आपको बता रहा हूँ। इसमें रिटेल इन्फ्लेशन रेट बताइए 5.59%, और ये खबर है अगस्त 2012 की। 5.59 को हम थोड़ा बेटर समझने के लिए कर लेते हैं 6%। बेसिकली क्या होता है कि रिटेल इन्फ्लेशन में काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, तो उसके हिसाब से 5.59% बताइए, और ओवरऑल नहीं दिखाते। तो 6% में मेरे हिसाब से कुछ, जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ी हुई है, जिस हिसाब से चीज़ें महंगी हुई है, 6% कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आज से 1 साल पहले 1 लाख रुपए की थी, वो आज या जुलाई महीने में जब ये कैलकुलेशन कर रहे थे तब वो चीज़ हो चुकी थी 1,06,000 रुपये की। अब आप समझे, आपने 1 लाख रुपये बैंक में रखा कि आप कोई सामान खरीदेंगे 1 साल बाद ना, और उस पर आपको पैसा मिला, ब्याज मिला 2,700 रुपये, तो आपके हो गए 1,02,700 रुपये। और वही उसी चीज़ की कीमत जो है 1 साल बाद, जो 1 साल पहले 1 लाख रुपये थी, उस चीज़ की कीमत हो गई 1,06,000 रुपये। यानी ओवरऑल उसका जो डिफरेंस आया वो आया 3,300 रुपये। वो महंगी हुई है ना कि सस्ती, यानी आपको अब 3,300 रुपये का भी जुगाड़ करना है। अगर जो हम 6% ही कांस्टेंट मान लें, वैसे जनरली 5% के आसपास रहती है, 4 से 6% के बीच में, और कोशिश ये रहती है कि 5% के आसपास तो महंगाई दर रहती है। तो उसमें क्या है, 2 साल बाद क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट से हम समझें। 2 साल बाद अगर 2 साल तक आपका 1 लाख रुपये बैंक अकाउंट में रहता है तो आपको मिलेंगे 2,054 रुपये, लगभग 1,05,400 रुपये। लेकिन आज से ठीक 2 साल बाद उसी चीज़ की कीमत होगी 1,12,000 रुपये। यानी अगर आप 2 साल तक उस चीज़ को खरीदने के लिए वेट करते हैं और ये सब चीज़ कांस्टेंट रहती है, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट वगैरह कांस्टेंट रहती है, तो वो चीज़ आपको महंगी हो जाएगी 6,600 रुपये। यानी अभी आपको 2 साल बाद 6,600 रुपये ज़्यादा लाने पड़ेंगे। इस तरीके से हो क्या रहा है कि आप जो बैंक में पैसा रखे हुए हैं वो आपका बेसिकली कम हो रहा है। वैसे ये प्रूडेंटली माना भी जाता है कि जो बैंक सेक्टर में जितना भी पैसा होता है, चाहे एफडी के तौर पर रखा हो या किसी तरीके से भी रखा हो, उस पर लॉन्गर टर्म में नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि और दूसरे एसेट्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बोरोइंग की, कि बोरोइंग किस तरीके से काम करती है, की यानी उधार यानी लोन की, क्या वो फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है। देखिए, आप बहुत वक्त से, पिछले 3-4 साल से बहुत बात चल रही है कि रेंट पे जो है घर लेना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है बनस्पत खरीदने के। मैं इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानता। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसमें इसको बिल्कुल सही नहीं मानता। 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस है कि रेंट पे रहना कभी भी जो खुद के घर होने से ज़्यादा बेटर होता है फाइनेंशियली या किसी तरीके से। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा कारण है, पहला तो रेंट पे आपके पैसे जाते ही रहते हैं। घर में जो आपके पास होता है, अगर आपने लोन पे भी लिया है तो वो आपका घर होता है, उसका जो पीस ऑफ माइंड होता है उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं है।
कि आपको जो खुद का घर है उसमें जो आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, जो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, और जो इंटरफेरेंस आपको नहीं मिलती, उस जो वैल्यू है वो अनडिटरमाइनेबल है। जैसे कहते हैं फ्रीडम, उसकी प्राइस अनडिटरमाइनेबल है। लेकिन हम प्योर फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से ही समझते हैं। होता क्या है, अगर आप जैसे मान लीजिए घर ले रहे हैं, कोई भी आपने घर लिया है, और तो उसका क्या होगा, मंथली जो रेंट होता है वो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये होता है, या हम बहुत कम ही मानते हैं 10 हज़ार रुपये। अगर 1 BHK टाइप भी आप लेंगे ठीक ठाक सा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, चाहे घर वैसे लें चाहे कहीं लें, तो 10-12 हज़ार रुपये पड़ता है। अगर आप वाइफ है, वाइफ के साथ अकेले रहते हैं तो आप 3-4 हज़ार रुपये वाले में भी रह सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं। लेकिन चलो वाइफ है तो थोड़ा ठीक है, कोई आता जाता है तो आपको 1 BHK तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा। 1 BHK लगभग 15-16 लाख का आता है। अगर आप किसी ठीक ठाक सी सिटी में, दिल्ली में थोड़ा महंगा पड़ता है, 20-22 लाख तक पड़ता है। थोड़ा अच्छा भी मिल जाएगा, थोड़ा आउटर में लेंगे तो और भी अच्छा मिल जाएगा। हम एक मानते हैं कि आप एक घर लेना चाहते हैं 25 लाख रुपए तक का। अब आप समझिए, आप लोन दे रहे हैं ठीक वैसे ही घर में रहने के लिए, मतलब एक तरह से रेंट दे रहे हैं ठीक वैसे ही घर में रहने के लिए 10 से 12 हज़ार रुपये। अब हो क्या रहा है, आपके ये 10 से 12 हज़ार रुपये जा रहे हैं, वो प्योर जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 25 लाख रुपए कमाएंगे, तो इन्फ्लेशन रेट का मैंने कंसेप्ट आपको बता ही दिया कि इन्फ्लेशन रेट 6% है। अगर हम इस इन्फ्लेशन पे 6% मान के चलेंगे, तो आप समझ लीजिए कि 25 लाख तक जब पहुंचेंगे, आप जो पैसे बैंक में रख रहे हैं, सॉरी, आप जो पैसा बैंक के अंदर रख रहे हैं, वो पैसा आपका घट ही रहा है, बढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-12 साल में भी ये सिचुएशन ज़्यादा चेंज होने वाली है। क्योंकि अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज से देखें तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में क्या है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। अभी इंडिया में तो फिर भी 2.70% है, यूरोप वगैरह में तो 1% है, जापान में तो नेगेटिव ही है कि अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं तो वो आपसे पैसे ले लेते हैं। यानी 1 लाख रुपये रखते थे तो वो 500-1000 रुपये ले ही लेंगे, आपको पैसा कम कर देंगे, बस बढ़ाएंगे नहीं। ये देखिए, जो इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं कंट्रीज है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इंटरेस्ट रेट है। तो यूएसए में 1%, चाइना में 4.3%, हल्के जापान में -0.1%, जर्मनी में 0%। तो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कनाडा में 0.5%। तो डेवलप्ड कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, और मैं जो है वो देख सकता हूँ कि इंडिया भी इसी तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हो रहा है, और हम हमारी इकोनॉमी हम मान सकते हैं उसी तरफ की, उसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो ये इंटरेस्ट रेट है ओवर ए पीरियड कम होती जाएगी। तो जो मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बताया उसको आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि 25 लाख रुपए का घर है, अगर आप ये सोचें कि भाई मैं रेंट पर रह लेता हूँ और जिस दिन मेरे पास 25 लाख रुपए होंगे उस दिन मैं घर खरीद लूँगा। जब तक आपके पेरेंट आपको ये इनकम ना दे दें, या कहीं से आपकी KBC में आपकी लॉटरी ना लग जाए, या आपको कोई अचानक से कहीं छप्पड़ फाड़ के पैसे ना मिल जाए, आप 25 लाख रुपए इकट्ठे करने में, आप अगर आपकी सैलरी 40 हज़ार रुपये, और आप, मैं मान के चलता हूँ 50% बचाते भी हैं, कि आप सिर्फ 10 हज़ार रुपये खुद पे खर्च होता है, 10 रुपये घर पे खर्च होता है, 20 हज़ार रुपये सालाना बचाते हैं, एक साल में 2.5 लाख रुपये बचा सकते हैं। यानी आपको कमाने में लगेंगे कम से कम 10 साल 2.5 लाख रुपये, और चलो थोड़ा बचा लेंगे तो 7-8 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन 7-8 साल में अगर 6% की रेट ही माने, जबकि प्रॉपर्टी का जो वैल्यूशन बढ़ रहा है वो लगभग 10 से 15% के बीच में बढ़ता है, 15% के आसपास रहता है, 10% से तो कम होता ही नहीं है। 8 साल में ये 25 लाख की जो प्रॉपर्टी होगी वो लगभग 40 से 50 लाख के बीच में पहुंच जाएगी। जब 50 नहीं तो 40 तो पहुंच ही जाएगी। यानी अभी आपको 40 लाख तक पहुंचने में कितने साल और लगेंगे, 7-8 साल और लगेंगे। यानी आपको बहुत, अगर कहीं घर मिल सका तो आप जब बिल्कुल आखिर में पहुंचेंगे तब आप ले पाएंगे, 15-16-17 साल बाद। इस बीच में क्या होगा, अगर आपका जो रेंट है एक तो बढ़ता रहेगा, 10 हज़ार रुपये का जो रेंट है वो भी बढ़ता रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आज 10 हज़ार रुपये का है तो वो कल या 5 साल बाद ही 10 हज़ार रुपये का। अगर आप कहीं भी देखें तो पहले जो चीज़ आपको 4 या 5 हज़ार रुपये किराए में मिल जाती थी 10 साल पहले, वो आप आज कम से कम उसके आपके 12-14 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं। यानी जो रेंट है वो लगभग डबल से ट्रिपल हो गया है 10 साल के अंदर। तो क्या होता है, अगर आप उधार ले रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन माना जा सकता है, अभी की जो आज तक का इंडियन एक्सपीरियंस है। और फ्यूचर में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बदलाव होगा नहीं। अब आप 25 लाख रुपए में क्या करते हैं, 19 हज़ार रुपये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.70%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपन 7% पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की साइड करते हैं ताकि
ऐसा ना लगे कि यार हम फ़ायदे में कम रहे। अगर कभी भी आप कैलकुलेशन करेंगे, 20 साल के लिए आप लोन लेते हैं, आपका जो रेंट है वो 19,382 रुपये ही है, ठीक है। अब इसमें चीज़ क्या है, इसमें से 19,000 में से 10,000 रुपये तो वो हैं जो आप रेंट पे देते हैं, तो आपको कम हो गए, यानी 9,382 रुपये ही दे रहे हो आप बेसिकली ईएमआई के तौर पे। अब इसमें भी क्या है, होम लोन है और आपको पहला होम लोन है, तो आपको इसमें जो है ब्याज दर में जो सॉरी आपके इनकम टैक्स में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप ये मोटा मोटा सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये का ही ईएमआई दे रहे हैं पर मंथ। ये तो हो गया मोटा मोटा कैलकुलेशन। अब इसमें आप एक चीज़ समझिए, अगर आपने आज 25 लाख रुपये का घर ले लिया, क्योंकि मैं पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात हम इसके बाद में करेंगे। अगर आपने आज 25 लाख रुपये में घर ले लिया तो होगा क्या, इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। जो आपकी इन्वेस्ट प्रॉपर्टी है उसकी भी वैल्यू बढ़ती रहेगी, लगभग 2 BHK आ जाएगा आराम से 25 लाख में। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहेगी और आपकी फैमिली भी बड़ी होगी, तो आपको उस घर में जो है आपका रेंट भी बहुत मतलब अगर आप मान लीजिए आप 1 BHK का रेंट देते 10,000 रुपये, 2 BHK का रेंट आपको 15-16 हज़ार रुपये देना पड़ता। लेकिन नहीं, आप सिर्फ 4 से 5 हज़ार की ईएमआई में ही वो 2 BHK आपने अफोर्ड कर लिया अपने लिए। तो आपकी जब फैमिली बड़ी भी होगी, बच्चे वगैरह भी होंगे, और बच्चे हो गए हैं तो वो बड़े होंगे और उनको अलग से घर से कमरे वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उस वक्त नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने वो इन्वेस्टमेंट आज ही कर दिया। और वो इन्वेस्टमेंट कितना है, बेसिकली मोटा मोटा 4-5 हज़ार रुपये पर मंथ का, क्योंकि आपके रेंट और इनकम टैक्स बेनिफिट हटा दें तो 4-5 हज़ार रुपये के करीब ही बैठेगा, ज़्यादा नहीं बैठेगा। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी सैलरी भी ओवर ए पीरियड इंक्रीज़ होती रहती है, ठीक। हम मोटा मोटा मान लेते हैं 8 से 10% सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है साल भर में, और आप प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छी भी हो जाती है, और चलो कम बुरी कंडीशन भी आ जाएगी तो भी हम 8 से 10% का मान के चलते हैं। तो 10% अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो हर 6 से 7 साल बाद आपकी जो सैलरी है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो डबल हो जाती है। यानी आपको जो ये ईएमआई अखरेगी बेसिकली वो पहले 3 साल ही अखरेगी, उसके बाद आपकी 30 से 35% करीब सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, लगभग 33-34% के आसपास सैलरी टोटल इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर वो ईएमआई का कैलकुलेशन आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा। आपका जो रेंट बढ़ता वो भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ईएमआई तो आपकी 19,382 रुपये ही चलेगी आज से अगले 20 साल तक के लिए, अनलेस अनटिल फ्लेक्सिबल पे ना हो। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि डेवलप इकोनॉमीज़ होती हैं, यूरोप वगैरह हुई जैसे, और जैसे जापान वगैरह, तो ये इंटरेस्ट रेट ओवर पीरियड हो सकता है और भी कम हो जाए, तो इससे आपको फ़ायदा होता है।